क्या आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय में 200 सीसी सेगमेंट में RTR 204V जब ये अपने राइडिंग मोड्स वाले फीचर के साथ आई है तब से अब तक काफ़ी अच्छी जड़ें इसने इस सेगमेंट में जमा रखी है। वैसे इस गाड़ी के दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल चैनल ABS आता है और दूसरा ड्यूअल चैनल ABS आता है। और जहां तक प्राइस सेगमेंट की बात है या फिर प्राइस रेंज की बात है तो यहाँ पे 1,25,000 से लेकर के 1,31,000 इसकी दिल्ली एक शोरूम प्राइस है। अब क्या आप ये भी जानते हो 5 से 7 हजार रुपए के फर्क से आपको NS 200 और एक्सट्रीम 200S भी मिल जाती है, जो कि एक बजाज की ओर से आती है और दूसरी आती है हीरो की ओर से। दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से अगर प्राइस बताऊं तो 1,29,000 से लेकर के 1,31,000 तक की इसकी प्राइस आ जाती है। और वही एक्सट्रीम 200S 1,15,000 1,15,000 टू 1,19,000। तो क्या इस सेगमेंट में जो रेस में दौड़ रहे दो खिलाड़ी है RTR 4V के मुकाबले आपको RTR 4V लेनी चाहिए या फिर इन दोनों की ओर मूव करना चाहिए, या फिर इन तीनों के अलावा और भी कोई बेटर ऑप्शन आपके लिए इस मार्केट में है? आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें इन तीनों ही गाड़ी से रिलेटेड। स्टे ट्यून विद मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इंजन की तो RTR 204V में आपको 197.75 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है। ऑफकोर्स ये BS6 के साथ आ चुका है और इसका जो इंजन है मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 20.82 PS की। 3.68 PS कम है NS 200 के मिलने वाले मैक्स पावर 24.5 PS के मुकाबले, और वही 3.2 PS ज्यादा है एक्सट्रीम 200 के मैक्स पावर 17.8 PS के मुकाबले। तो यहां पे जाहिर सी बात है कहीं कम है तो कहीं ज्यादा भी है, लेकिन आपको NS 200 का जो पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। वही अगर व्हील बेस की बात कर ली जाए, व्हील बेस यानी दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस, अब ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी सिटी राइडिंग में चलाने के लिए इजी होती है, कम जगह में घुमाने के लिए इजी होती है, सिटी राइडिंग में मनूवरिंग के लिए, कम जगह में गलियारे में से निकालने के लिए इजी साबित होती है। तो यहाँ RTR 204V का 1353 यानी 1353 mm का जो व्हील बेस है वो मिल रहा है, और ये व्हील बेस 10 mm कम है NS 200 के मिलने वाले 1363 mm के मुकाबले। वही 15 mm ज्यादा है एक्सट्रीम 200S के 1338 mm के व्हील बेस के मुकाबले। तीनों ही गाड़ियां सिटी में भी आप आराम से चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वही किसी भी गाड़ी को हैंडलिंग के लिए बेहतर बनाते हैं उसके टायर्स। अब यहाँ पे RTR 204V में ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, वैसे तीनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, लेकिन RTR 204V के फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन के 17 और रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। वही NS 200 में आपको 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस और रियर में 130/70 सेक्शन का 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर्स तीनों में ही मिल रहे हैं जैसे मैंने कहा। वही एक्सट्रीम 200S में भी आपको 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस का फ्रंट में और रियर में 130/70 सेक्शन का 17 इंचेस के टायर्स तीनों ही गाड़ियों में अलग अलग जैसे मैंने कहा मिल रहे हैं। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, रियर टायर ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, फ्रंट टायर थोड़ा सा और बड़ा अगर हो जाता RTR का तो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन जिस हद तक ये टायर की ग्रिप यहाँ पे आपको मिल रही है तीनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छी साबित हुई है अब तक। और ये भी एक रीज़न है जब आप इन तीनों ही गाड़ियों को हाईवे पर चलाते हो तो इनके जो रियर टायर है रोड को काफ़ी अच्छी ग्रिप पकड़ करके चलते हैं। अगर आपको कॉर्नरिंग भी करनी है तब भी ये गाड़ियाँ आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा तीनों ही टायर ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं तो इसके भी अपने ही कुछ फायदे होते हैं। आइए बात कर लेते हैं इन तीनों ही गाड़ियों के कर्व वेट की, किस गाड़ी का वेट कितना ज्यादा है, क्योंकि हाईवे परफॉर्मेंस पर हाई स्पीड पर इसका भी कुछ हद तक रोल अपना आता ही है। RTR 204V में आपको 152 kg का कर्व वेट मिल रहा है जो पूरे 4 किलो 4 kg कम है NS 200 के मिलने वाले 156 kg कर्व वेट के मुकाबले, और वही 2 किलो कम है एक्सट्रीम 200S के मिलने वाले 154 kg कर्व वेट के मुकाबले। तो यहाँ पे भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। वैसे जब आप टॉप एंड यानी कि हाई स्पीड पर इन तीनों ही गाड़ियों को चलाओगे तब आपको इसका 19-20 के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पता चलेगा, अदरवाइज नॉर्मल राइडिंग में इतना ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। खैर, सिटी राइड हो गई, हाईवे राइड हो गई। अब अगर आपको खराब रास्तों पर इन तीनों ही गाड़ियों को लेकर के जाना पड़े तो कौन सी गाड़ी कैसे सस्टेन करने वाली है? सबसे पहले देखा जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि नीचे से कुछ भी हिट नहीं हो यही गाड़ी के लिए बेहतर है। RTR 204V में आपको 180 mm का ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस
मिल रहा है। NS200 और एक्सट्रीम 200 के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि NS200 में आपको 168 mm का मिल रहा है और एक्सट्रीम 200S में आपको 165 mm का मिल रहा है। 180 mm ये एक्चुअल में ज़्यादा है। वैसे 165 या फिर 168 mm जो NS200 एक्सट्रीम 200 में मिल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते अगर आ जाए, एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है रास्ते पे, खुद डेवलप करे हुए होते गांव वाले लोगों ने, तो ऐसे रास्तों पर अगर आपका चलना होता है तो शायद रियर चांसेस है कि नीचे से कुछ हिट हो जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आपकी गाड़ी को नीचे से कुछ हिट हो जाए। खैर, गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट। पिलियन के लिए किस तरह से सीटिंग पोजीशन दी गई है, वही राइडर के लिए भी। तो RTR 200 4V में आपको 800 mm की सीट हाइट मिल रही है, जो कि पूरे 5 mm कम है NS200 के 805 mm मिलने वाली सीट हाइट के। वही 5 mm ज्यादा भी है एक्सट्रीम 200S में मिलने वाले 795 सीट हाइट के मुकाबले। तो देखो यहां पर अगर मैं बताऊं आपको तो एक्सट्रीम 200 की सीट हाइट थोड़ी सी कम है, छोटी है। 5.5 फीट अगर आपकी हाइट है तो आप इन तीनों ही गाड़ियों को चला सकते हो, लेकिन आपको NS को चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है बिकॉज ऑफ 805 mm इसकी सीट हाइट है, 5 mm ज़्यादा है, और वही 800 RTR 200 4V की है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, mm यानी बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो आप चला सकते हो इन तीनों ही गाड़ियों को अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो। बात कर ली जाए कंफर्टेबल एबिलिटी की, बैठने की व्यवस्था कैसी करी गई है, तो जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो, राइडर के लिए तीनों ही गाड़ियों पर स्पोर्ट्स सेगमेंट्स की गाड़ियों में जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होती है उस तरह की प्रोवाइड की गई है। ज्यादा एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन आपको NS पे देखने को मिलती है, उससे थोड़ी कम RTR पर, और एक्सट्रीम 200 पर भी उसी तरह की कुछ देखने को मिलती है। पिलियन के लिए तीनों ही गाड़ियों पर थोड़ी सी मुश्किलें साबित होती है, जबकि RTR 200 4V में कुछ हद तक कंफर्टेबल और ब्रॉड एरिया रियर सीट में दिखता है अगर पिलियन आपके साथ है तो। वैसे NS200 और एक्सट्रीम 200 पे भी कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है। खैर, अगर तीनों ही गाड़ियों पर सिंगल साइड किसी को बिठाना है, घर में एजेड लोग होते हैं, दादा है, दादी है, मम्मी है वगैरह, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और अगर बिठा भी लिया तो लंबी राइड आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से यहाँ पर दी गई है। RTR पर और एक्सट्रीम पर थोड़ी बहुत आप सस्टेन कर पाओगे, NS पर भी कुछ हद तक सस्टेन कर ही लोगे। वही इन तीनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यानी RTR 200 4V में 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, NS200 में भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको एक्सट्रीम 200S में देखने को मिलती है, जो कि 12.8 लीटर की है, और इसमें अगर बिठाए तो 13 लीटर पेट्रोल आराम से आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जितना इन तीनों ही गाड़ियों का माइलेज है, सपोज अगर 40 किलोमीटर पर हावर का आपको मिल रहा है तो 40 किलोमीटर आपकी एक्सट्रीम ज्यादा आगे जाएगी और वो आपको उतना सस्टेन करेगी। चलो यहां तक तो सारी बातें सही है कि कौन सी गाड़ी में क्या कितना कम मिल रहा है। फीचर्स से अगर कंपेयर कर ली जाए तो RTR 200 4V पूरी तरह से विन नजर आती है, क्योंकि इसमें इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा फीचर्स अब की बार TVS द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। राइडिंग मोड्स मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली डिजिटल मिल रहा है, DRLs मिल रहे हैं जिसे डे टाइम रनिंग लाइट कहा जाता है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जो है इसमें मिल रहा है, GPS है, नेविगेशन, फ्यूल गेज इंडिकेटर है, स्टेप सीट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, किल स्विच मिल रहा है। उसके बाद क्लॉक जो है वो भी मिल रही है, पास लाइट जो है वो भी इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। इसी के साथ इसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो। और क्रैश अलर्ट, गाड़ी गिरने पर भी आपको अलर्ट दूसरे को जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो ये फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज में आप ही तय करो कि ये गाड़ी आपके लिए है भी या फिर नहीं। वही NS200 के जो फीचर्स है उसकी बात करी जाए तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो सेमी डिजिटल मिल रहा है, यानी आधा पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग। यहाँ पर भी आपको DRLs मिल रहे हैं, ब्रेकिंग जो है सिंगल चैनल ABS यहाँ मिल रही है। उसके बाद डिजिटल स्पीडोमीटर आपको इसमें मिल जाता है, और वही फ्यूल गेज इंडिकेटर, स्टैंड अलर्ट भी आपको यहाँ मिल रहा है। स्टेप सीट मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, किल स्विच है, डिजिटल क्लॉक इस गाड़ी के अंदर आपको मिल रही है, वही पास लाइट भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। फीचर्स के बेस पर भी हम कंपेयर करने वाले हैं, बस एक्सट्रीम 200 के भी फीचर्स को सुन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसमें डिजिटल मिल रहा है, DRLs जो है वो भी मिल रहे हैं, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल रही है, GPS प्लस नेविगेशंस भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, उसके बाद लो बैटरी इंडिकेटर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, डिजिटल फ्यूल गेज इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल रहा है, प्लस
पास लाइट भी आपको इसमें मिल रहा है। यहां तक तो सब ठीक है। गाड़ी खरीदने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है उसकी आफ्टर मार्केट सर्विस। खरीदने के बाद कुछ वक्त चलाने के बाद स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किस कंपनी की कैसी है, अच्छी है, बुरी है, फ्रीक्वेंटली मिलती है, नहीं मिलती है, कौन सी गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट है वो आपको फ्लुएंटली मिलने वाले हैं। तो देखो, वैसे भी अगर मैं बताऊं तो ये तीनों ही गाड़ियां देसी ब्रांड है। सबसे ज्यादा बड़ा सर्विस नेटवर्क अगर किसी का है तो वो है हीरो का और बजाज का। टीवीएस का भी है, लेकिन टीवीएस का कुछ जगह पे अभी भी कस्टमर्स की नाराजगी जताई गई है। कुछ जगह पे काफ़ी अच्छी सर्विस है टीवीएस की, काफ़ी जो है अच्छा सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और सर्विस सेंटर्स भी जगह जगह अवेलेबल है। कुछ हद तक रूरल एरियाज में, पर्टिकुलर इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं RTR 204V की, तो इसके स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है। लेकिन एक्सट्रीम 200S और जो आपकी NS 200 है, इसके स्पेयर पार्ट कंपेयर टू RTR 204V के मुकाबले आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे कोई हाईवे पर ही क्यों ना हो, या फिर किसी सिटी वाले एरिया में ही क्यों ना हो। अब अगर वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर ली जाए तो देखो, ये नॉर्मल सी आपको 450-500 रुपए के बीच में तीनों ही गाड़ियों पर आने वाली है। और अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करना चाहते हो, जैसे ऑयल है या फिर कोई भी पार्ट है, टायर वगैरह कोई भी चीज़, तो उसका खर्चा ऑब्वियसली आपको अलग से ही आना है। अब आइए मोरल की बात करते हैं, मुद्दे पे बढ़ते हैं, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी है, सब एस्पेक्ट से यहां पे बात हो चुकी है। तो आप खुद तय कर सकते हो कि आपको किस गाड़ी की ओर जाना चाहिए। पर्सनली मैं मेरे ओपिनियन की अगर बात करूं तो देखो, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन रहेगा, आपका आप जानो। तो मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से NS 200 खरीदूं। सबसे पहली चीज, इसमें मुझे ज्यादा पावर मिल रही है। मैं 200cc सेगमेंट की गाड़ी इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पावर चाहिए, स्पीड चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, NS 200 में थोड़ा सा ज्यादा मुझे मिल रहा है कंपेयर टू बाकी दोनों के मुकाबले, तो मैं उसे लूँ। ब्रेकिंग सिस्टम नो डाउट काफ़ी अच्छा है इसका, कॉर्नरिंग भी बेहतरीन लिया जाता है, इनिशियल पिकअप भी काफ़ी अच्छा है उस गाड़ी का। ये है मेरी चॉइस। अब मैं आपके लिए बताता हूँ, अगर आपका बजट कम है और उस कम बजट में, मतलब 1,20,000 के आसपास ही आपका बजट है, उस बजट रेंज में आप किसी 200cc सेगमेंट की गाड़ी का मजा लेना चाहते हो तो एक्सट्रीम 200 आपके लिए है। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हो जिसमें आपको अलग अलग मोड्स मिले, जैसे RTR में मिल ही रहे हैं, साथ ही जो नेविगेशन है, कई सारे फीचर्स है वैसे उस गाड़ी में, सब मैंने बता ही दिया आपको। तो ऐसी गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको RTR 204V रिकमेंड करूंगा। और अगर जो मेरा पर्पज़ है, मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, वो आपका भी है तो आप NS 200 ले सकते हो। खैर, अब अगर आप इन तीनों में से किसी भी गाड़ी के ओनर हो या फिर तीनों की ही क्यों ना हो, आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे कहीं पर भी लिख करके, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा भेजे गए उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बाकी पब्लिक के साथ मैं शेयर करता हूं, ताकि होता यह है कि पर्टिकुलर उसी गाड़ी का, जिस भी गाड़ी के लिए पब्लिक जा रही है मार्केट में खरीदने के लिए, मेरे थ्रू, आपके थ्रू उन बंदों की हेल्प हो जाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। और इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, इसमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश है भी या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, बिकॉज ऑफ इस चैनल पे हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स अभी शुरू होने वाले हैं जो आप ही के लिए रहेंगे, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।